दोस्तों, जिसे इस परिवार ने हमेशा ठोकरों पर समझा, असल में वही इनकी डूबती नया का एकमात्र खेवनहार निकला। जब अपनों के सारे धोखे और कड़वे सच सामने आएंगे, तब इस परिवार का क्या होगा? क्या टूटा हुआ यह रिश्ता कभी फिर से जुड़ पाएगा? अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखें। और ऐसे ही रोमांचक ऑडियो ड्रामा के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए सुनते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। ये सब क्या बकवास उग रही हो तुम? जूही का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। उसके हाथ हवा में झटके से उठे, मानो इस बेबुनियाद इल्जाम के बोझ को वो अपने कंधों से उतार फेंकना चाहती हो। मैंने आखिर कब और क्या झूठ बोला? मिस राणा की उस मासूम बेटी की जिंदगी छीनने वाला और कोई नहीं, खुद आरव ही तो था। चौधरी, तुम्हारी वो घटिया चाल जब नाकामयाब हो गई और तुम्हारा पर्दाफाश हो गया, तो अब तुम यहां मौजूद हर शख्स को डराने, धमकाने पर उतर आए हो। गायत्री का चेहरा गुस्से और नफरत से पूरी तरह लाल हो चुका था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इन गीदड़ भभकियों से डर जाएंगे? बस करो अब ये सारा पागलपन। आरव! काव्या की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके लहजे में गुस्से से कहीं ज्यादा एक गहरी और लाचार थकान महसूस हो रही थी। अपनी ये फालतू की बेइज्जती करवाना अब बंद भी करो। वो इस वक्त सिर्फ यही चाहती थी कि आरव को खुद अपनी इस गलती का एहसास हो जाए और वो इस ड्रामे को यहीं खत्म कर दे। आरव ने खामोश रहकर धीरे से अपना सिर नफेस्त से नफरत में हिलाया। जब तुम सबकी नीयत मेरी बात सुनने की है ही नहीं, तो बेहतर यही है कि यह मान लिया जाए कि मैंने यहां मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपनी निगाहें उठाईं। अब मेरा यहां रुकना फिजूल है, मैं जा रहा हूं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से कभी किसी इनाम की कोई चाह नहीं रखी थी। उसे तो किसी के मुंह से एक शुक्रिया का लफ्ज तक नहीं चाहिए था, मगर आज इन अपनों के रवैये ने उसके दिल को भीतर तक चकनाचूर कर दिया था। बिना एक पल गंवाए वो सीधा मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ चला। अपनी इस अकड़ को थाम कर रखो और वहीं के वहीं रुक जाओ। मयंक की भारी और तल्ख आवाज ने बंद कमरे की सन्नाटे को चीर दिया। अब उसके चेहरे से मुखौटा उतर चुका था और उसके असली खतरनाक तेवर बाहर आ रहे थे। तुमने महफिल में मेरा नाम और इज्जत कितनी बार मिट्टी में मिलाई है, और अब क्या सोचते हो बिना एक भी माफी मांगे यहां से चुपचाप खिसक लोगे? खुद को कौन सी बड़ी तोप या हस्ती समझ बैठे हो भाई? मयंक के भीतर सुलगता हुआ गुस्सा अब शोला बन चुका था। वो आरव को इतनी आसानी से अपने सामने से जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे माफी मांगने की बात कह रहे हो? आरव अपने कदमों पर ठिठक गया। वो बेहद इत्मीनान से पीछे की तरफ पलटा और उसके चेहरे पर एक बेहद तीखी, चुभने वाली मुस्कान तैर गई। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? उसे अपने भीतर पूरा यकीन था कि इस मामूली और ओछे इंसान को उसकी सही जगह दिखाना उसके बाएं हाथ का खेल भर है। अच्छा जी, ऐसी बात है? आरव की आवाज में आर्कटिक की बर्फ जैसी सर्द ठंडक महसूस हो रही थी। एक ऐसी खामोश ठंडक जो किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी। तो फिर आज खुलकर आजमा लेते हैं कि तुम सचमुच मेरा रास्ता रोक भी पाते हो, या ये सिर्फ तुम्हारी कोरी बकवास है। और इसी एक जुमले के साथ आरव ने आगे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने मयंक को अपने कंधे से जरा सा धक्का देते हुए दरवाजे की तरफ से बाहर निकलना चाहा। मैं देखता हूं कि आज तू यहां से कैसे बाहर निकल कर जाता है। मयंक गुस्से में दा पीसते हुए बुरी तरह फुफकारा। उसने बिना एक पल गंवाए अपना भारी हाथ आरव के कंधे पर दे मारा और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे पीछे की तरफ जोरदार धक्का दे दिया। आरव के कदम अचानक हवा में ही थम गए। उसने बहुत धीमी गति से अपना जिस्म मोड़ा। उसकी उन ठंडी आंखों के भीतर इस वक्त गुस्सा नाम की कोई चीज नहीं थी, बल्कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक भयानक मौत जैसी खामोशी तैर रही थी। आखिर तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझ पर अपना हाथ उठाने की हिमाकत की? उसकी आवाज बहुत ही धीमी थी, मानो कोई फुसफुसाहट हो, लेकिन उस सुरीली और धीमी आवाज ने पल भर में पूरे कमरे के तापमान को गिरा दिया था। अगले ही सेकंड बिना किसी पूर्व चेतावनी के आरव का हाथ बिजली की सी
चौंधा देने वाली रफ्तार से हवा में बुलंद हुआ। एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में जैसे छा गई। वो तमाचा इतना ज्यादा ताकतवर और भयानक था कि मयंक का शरीर संतुलन खोकर हवा में थोड़ा सा उछल गया। वो सीधे औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा। उसके खुले हुए मुंह से गर्म खून की फुहार और उसके साथ 2 टूटे हुए सफेद दांत छिटक कर दूर फर्श पर बिखर गए। मयंक ने अपनी पूरी जिंदगी जिस झूठी शान और इज्जत को बचाने में घिस दी थी, आज उसकी वही झूठी प्रतिष्ठा खून के थक्कों और टूटे हुए दांतों के साथ फर्श की धूल फांक रही थी। कमरे के भीतर एक लंबी सांस लेने भर के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने श्मशान की खामोशी ला दी हो। और फिर उस सन्नाटे के गर्भ से एक बड़ा तूफान बाहर निकल आया। तुम इस समाज के बीच खड़े होकर किसी की जान लेने या हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो चौधरी साहब? गायत्री चीखते हुए सुन्न पड़ गई थी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से फौरन अपना मुंह ढक लिया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आरव सबके सामने इस तरह का वहशीपन दिखाएगा। यह आदमी नहीं, कोई खूंखार जानवर है, सरासर जानवर। मयंक ने तो अपनी तरफ से पूरी अच्छी नीयत के साथ तुम्हारी जान बचाई थी और बदले में तुमने उसके साथ ये सिला दिया। तुम तो किसी आवारा कुत्ते से भी बदतर और गए गुजरे साबित हुए हो। अब कमरे में मौजूद हर शख्स आरव के ऊपर गालियों की बौछार करने लगा। उस भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। तुम्हारा दिमागी संतुलन पूरी तरह हिल चुका है क्या आरव? काव्या ने अपनी आंखों से शोले बरसाते हुए उसे घूरा और तुरंत लपक कर मयंक को जमीन से उठाने के लिए दौड़ पड़ी। अब क्या तुम खुलेआम लोगों की जान लोगे और उन्हें पीटोगे? काव्या का पूरा चेहरा शर्म और गुस्से के मारे तमतमा उठा था। हालात ऐसे लग रहे थे मानो आरव ने मयंक को नहीं बल्कि खुद काव्या के गाल पर वो थप्पड़ जड़ा हो। इस तरह का अंधा पागलपन उसने आरव के भीतर पहले कभी नहीं देखा था। क्या तुम्हें अपनी इन खुली आंखों से इतना भी नजर नहीं आ रहा कि पहल सबसे पहले उसी ने की थी? आरव ने अपने कपड़ों पर जमी धूल को बहुत करीने से झाड़ते हुए एकदम सपाट और बेपरवाह लहजे में जवाब दिया। उसने भला कौन सा बड़ा जुल्म कर दिया था? उसने तो सिर्फ तुम्हें अपनी तरफ खींचा था। काव्या की आंखें गुस्से से बुरी तरह फैल गईं और उसने अपने दांत आपस में भींचते हुए आरव को दोबारा घूरा। आखिर तुम्हें इतनी जोर से पलटकर वापस मारने की कौन सी आफत आन पड़ी थी? तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर वो कुछ भी करे तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं उसका जवाब दे दूं तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बन जाता हूं। आरव ने एक हल्की सी तीखी हंसी हंसते हुए सीधे शब्दों में एक करारा सवाल दाग दिया। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती छिपाने और बात बढ़ाने के लिए नए नए बहाने तलाश रहे हो। काव्या की आवाज गुस्से से थर थर कांप रही थी। मैं साफ साफ कह रही हूं, अभी इसी वक्त मयंक के सामने जाकर माफी मांगो और फर्ज करो कि अगर मैं तुम्हारी इस बात पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दूं तब क्या करोगी? आरव के चौड़े माथे पर एक हल्की सी सिलवट उभर आई। तो फिर मैं खुद अपने तरीके से तुमसे यह माफी मनवा कर रहूंगी। काव्या का संयम टूट चुका था और वो पूरी ताकत झोंक कर चीख पड़ी। ठीक उसी अगले पल गुस्से के धुएं में पूरी तरह अंधी हो चुकी काव्या का हाथ हवा में लहराया। एक और तीव्र और करारी थप्पड़ की आवाज उस बंद कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। काव्या का वो खुला हुआ हाथ सीधे आरव के बाएं गाल पर जाकर पड़ा था। उस जोरदार वार से आरव का चेहरा एक तरफ झूल गया और कमरे में एक बार फिर से मौत जैसी खामोश और डरावनी वीरानी छा गई। एक जबरदस्त और तेज धमाके जैसी थप्पड़ की आवाज ने उस कमरे के छाए हुए भारी सन्नाटे को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया। काव्या का वो खुला हुआ हाथ हवा को चीरता हुआ सीधे आरव चौधरी के गाल पर आ लगा था। वो प्रहार इतना ज्यादा तीव्र और भीषण था कि आरव के हाथों पर कुछ समय पहले ही लगे वो जख्म, जो बमुश्किल अब भी भरने लगे थे, उस तेज झटके से दोबारा फट गए। उसकी उंगलियों के पोरों से अचानक ताजा और गर्म खून रिसने लगा, जिससे उसका हाथ लाल रंग से भीग गया। आरव अपनी जगह पर किसी बेजान और खामोश पत्थर की मानो मूर्ति बनकर जम गया।
उसने बेहद धीमी और कंपकपाती हुई गति से अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने सुन्न पड़ चुके जलते हुए गाल को छुआ। उसकी आंखों में इस वक्त कोई गुस्सा या झल्लाहट नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ एक गहरी अथाह शून्यता और वीरानई पसरी हुई थी। वो पूरी तरह मौन रहा, बिना अपनी एक भी पलक झपकाए लगातार काव्या की तरफ देखता रहा। यह तमाचा सिर्फ उसके चेहरे की खाल पर नहीं पड़ा था, यह उस पवित्र रिश्ते के ताबूत में ठोकी गई आखिरी और सबसे बड़ी कील थी, जिसे कभी वो अपना हंसी खुशी का घर कहा करते थे। उसके अंतर्मन के सबसे गहरे कोने से एक बेहद दर्दनाक और कड़वी आवाज उठी। इस दुनिया में मैंने अपनों से मिलने वाली जिल्लत और बेइज्जती के हर घूंट को चुपचाप कटक लिया है, मगर आज मेरी ही अपनी एक्स वाइफ ने किसी और पराये मर्द की खातिर सरेआम मुझ पर हाथ उठा दिया है। सच में इस बेरहम जिंदगी ने मेरा क्या भयानक मजाक बनाकर रख दिया है। दूसरों की ऊंची गलत फहमियों और अपमान के तीखे तीरों को वो चाहकर भी हंसकर झेल लेता था, लेकिन अपनी ही पूर्व पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर उस पर इस तरह हाथ उठाना उसके बर्दाश्त की आखिरी हद को भी पार कर गया था। आखिर बात क्या है? तुम हमेशा से ऐसे कठोर और संकीर्ण सोच वाले क्यों बने रहते हो? काव्या अपने दांतों को बुरी तरह भींचते हुए चीख पड़ी। उसकी आंखों से बेकाबू होकर आंसू छलक पड़े और गालों पर बहने लगे। उसने अपने दोनों कांपते हाथों को आपस में कसकर मुट्ठी की शक्ल में भींच लिया। उसके मन में एक अजीब सी गलतफहमी घर कर गई थी कि शायद आरव के भीतर छोटी सोच, जलन, अहंकार और बुराउरी जैसी तमाम कमियां एक साथ घर कर चुकी हैं। उसे लगा कि वो अब तक के हर एहसान का सिला सिर्फ और सिर्फ बुराई से चुका रहा है। यह थप्पड़ उसने इसलिए नहीं मारा था कि वो उससे नफरत करती है, बल्कि इसलिए ताकि शायद इस झटके से आरव की सोई हुई आंखें और अक्ल खुल जाएं। तो क्या वाकई तुम इस नाचीज से लड़ने का ख्वाब देख रहे हो छोकरे? अभी तो तुम्हारे मुंह से दूध के दांत भी ठीक से नहीं टूटे हैं। भले ही मयंक ठाकुर के अपने खुद के 2 दांत अभी अभी उस थप्पड़ की भेंट चढ़ चुके थे और उसके पूरे मुंह के भीतर खून का खारा और ताजा स्वाद तैर रहा था, लेकिन जब उसने काव्या को आरव पर हाथ उठाते देखा तो उसके मन ही मन में एक अजीब सी जहरीली और गंदी जीत का एहसास कुलांछे मारने लगा। उसने बहुत संतोष के साथ एक लंबी और घमंडी सांस खींची और तिरछी नजरों से आरव की तरफ देखने लगा। वाह, वाकई बहुत उम्दा काम किया है। यह शख्स असल में इसी लात और बेइज्जती के काबिल था। गायत्री के चेहरे पर एक विकृत खुशी झलक उठी। उनकी आंखों में उस वक्त एक गहरी और पिशाचाई संतुष्टि चमक रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ऐसे ढीठ इंसानों को वक्त रहते सही सबक न सिखाया जाए तो जीने का क्या फायदा? जॉय ने भी गायत्री की इस बात में तुरंत अपनी हां में हां मिलाई। हां, और एक अंतहीन लंबी चुप्पी के बाद आखिरकार आरव ने अपनी छाती से एक बहुत गहरी और भारी थकी हुई सांस बाहर छोड़ी। इन बीते हुए 3 सालों के लंबे वैवाहिक जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया था जब उनके बीच किसी बात पर ऊंची आवाज में भी बहस हुई हो। एक दूसरे पर हाथ उठाने की बात तो कोसों दूर की थी। यह उनकी जिंदगी का पहला ऐसा वाकया था और अब उसने अपने दिल में कसम खा ली थी कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी वाकया भी साबित होगा। इस थप्पड़ को तुम लोग मेरा पूरा हिसाब किताब समझ लो। आज के बाद से मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी भलाई या नेकी की थी उसका पूरा हिसाब बराबर हो चुका है। अब से ना तो तुम मेरी कोई देनदार हो और ना ही मैं तुम्हारा किसी भी रूप में कोई कर्जदार हूं। आरव की आवाज बेहद धीमी, शांत और सुन्न कर देने वाली ठंडी थी। इसके बाद उसने एक लंबी सांस भरी, बिना किसी शिकन के पूरी शांति के साथ पीछे की तरफ मुड़ा और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके चेहरे पर न तो कोई चीखने चिल्लाने वाला गुस्सा था और न ही कोई शिकायत। वहां सिर्फ एक भारी भरकम सन्नाटा था जो दुनिया की किसी भी तेज आवाज या चीख से कहीं ज्यादा डरावना और भयावह महसूस हो रहा था। काव्या अपनी जगह पर सुन्न होकर रह गई। वो बस उसकी धीरे धीरे दूर जाती हुई पीठ को पलकें झपकाए बिना लगातार देखती रही। उसका मुंह हैरानी के मारे थोड़ा सा खुला का खुला रह गया था, मगर उसके गले से या होठों से एक सिंगल लफ्ज भी बाहर नहीं निकल पाया।
उसके दोनों हाथ अभी भी सिहरन से बुरी तरह कांप रहे थे। उसके दिमाग के पर्दों पर एक ही सवाल बार बार हथौड़े की तरह गूंज रहा था, ये मैंने आखिर क्या अनर्थ कर दिया? वो मेरे इतने बड़े वार के बाद भी पलटकर एक शब्द क्यों नहीं बोला? उसके चेहरे की वो खामोशी, वो पत्थर जैसी बेरुखी मेरे दिल के अंदर तक को क्यों डरा रही है? काव्या का दिमाग इसी भयानक उधेड़बुन में उलझा हुआ था कि अचानक मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत संभल कर दस्तक दी। वो फिरोज साहब थे, जो कुछ ही पल पहले इस कमरे से बाहर गए थे और अब वापस लौट आए थे। अरे भाई, ये बताइए कि चौधरी साहब इस वक्त कहां चले गए हैं? उन्होंने अपनी नजरें घुमाते हुए पूरे कमरे का जायजा लिया और सवाल दागा। उस कमरे की बदरंग और उखड़ी हुई दीवारों पर टंगे पुराने धूल से अटे फ्रेम, बीच में रखी एक खरोंचों भरी जर्जर मेज और एक कोने में पड़ी हुई टूटी फूटी कुर्सियां, यह सब कुछ उस परिवार की लगातार गिरती हुई और लाचार हालत की मूक गवाही दे रहा था। उस बंद कमरे की हवा में एक भारीपन और अजीब सी सिहरन घुली हुई थी, मानो किसी बड़े और भयानक तूफान के आने से ठीक पहले का सन्नाटा छा गया हो। आप भला उस आवारा और बदतमीज शख्स को यहां क्यों तलाश रहे हैं फिरोज साहब? गायत्री ने अपने चेहरे पर घृणा के भाव लाते हुए तंज कसा और हैरानी से पूछा। उनकी आवाज में कड़वाहट और तलखी साफ झलक रही थी। आरव का नाम कानों में पड़ते ही उनके पूरे शरीर में नफरत की एक सिहरन दौड़ गई थी। देखिए, बात असल में यह है कि राणा साहब ने खुद यह पैगाम भेजा है कि वो राणा परिवार और चौधरी साहब के दरमियान चली आ रही पुरानी कड़वाहट और बैर को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। बस इसी सुलह के सिलसिले में उन्होंने खास तौर पर एक बहुत कीमती तोहफा आरव बाबू के लिए भिजवाया है। फिरोज साहब ने बेहद सधे हुए और सीधे शब्दों में अपनी बात रखी। उनके बोलने के अंदाज में एक ऐसी गहरी और ठोस गंभीरता थी जिसने पल भर में कमरे के माहौल को और भी ज्यादा भारी और घुटन भरा बना दिया था। वहां मौजूद हर शख्स ने एक दूसरे की तरफ संशय भरी नजरों से देखा। कमरे में खड़े हर एक इंसान की सांसें जैसे बीच में ही अटक कर रह गई हों। किसी के मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था, बस खामोश निगाहों के जरिए एक दूसरे से खौफनाक सवाल पूछे जा रहे थे। इस सन्नाटे के बीच कमरे के किसी कोने से दूर दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी, जो इस खौफ को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। आप हमारे साथ कोई भद्दा मजाक तो नहीं कर रहे ना फिरोज साहब? वो इंसान, भला वो शख्स राणा साहब के किसी तोहफे के लायक है भी या नहीं? गायत्री ने इस बात पर बिल्कुल यकीन न करते हुए नाक भौं से कोड़ी। उनके लहजे में आरव के प्रति जमी हुई पुरानी नफरत और हिकारत साफ महसूस हो सकती थी। उन्होंने अपनी दोनों बाहें अपने सीने पर कसकर बांध लीं, मानो वो खुद को इस अप्रत्याशित सच से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हों। लायक क्यों नहीं होगा भला? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? फिरोज साहब ने अपने माथे पर बल डालते हुए थोड़ा हैरान होकर सवाल किया। उनकी आंखों के कोरों में एक अजीब सी अर्थपूर्ण चमक थी, मानो वो कोई बहुत बड़ा और चौंकाने वाला राज बेनकाब करने जा रहे हों। क्या आप लोगों को असलियत का जरा भी इल्म नहीं है? वो कश्यप, यानी सिंघानिया खानदान के ऊपर से वो बर्बादी का काला साया और बैन हटवाने वाला कौन था? राणा परिवार के लोगों को झुककर माफी मांगने पर मजबूर किसने किया था? ये सब और कुछ नहीं बल्कि अकेले चौधरी साहब के बलबूते पर मुमकिन हुआ है। फिरोज साहब के मुंह से निकले ये अल्फाज कमरे की पुरानी दीवारों से टकराकर चारों तरफ गूंज उठे। क्या कहा आपने? पूरे कमरे में एक पल के लिए ऐसा खौफनाक और चीर देने वाला सन्नाटा पसर गया जो रूह तक को कंपा दे। वहां खड़े हर एक शख्स के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। किसी की सांसें अचानक बहुत तेज हो गईं, तो किसी के हाथ पांव बेकाबू होकर बुरी तरह कांपने लगे। क्या उन्होंने अपने कानों से कोई गलत बात सुन ली थी? क्या सचमुच उस सिंघानिया परिवार को मौत के मुंह से खींचकर बाहर लाने वाला और उसी ताकतवर राणा परिवार को सबके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आरव था? वही आरव जिसे वो लोग अपने पैरों की धूल और एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। वही शख्स जिसे उन्होंने हमेशा अपनी नजरों में
सबसे ज्यादा नीचा और गिरा हुआ मान रखा था। गायत्री के माथे और हथेलियों से ठंडे पसीने छूटने लगे। उनकी हथेलियां पूरी तरह पसीने से तरबतर हो चुकी थीं और घबराहट के मारे वो अपने ही दांतों से अपने नाखून कुतरने लगीं। उनके भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को बेताब हो गया था। यह सब मैं अपने कानों से क्या सुन रही हूं? जिस इंसान को मैं अब तक एक बेकसूर और बेकार का कूड़ा समझती रही, असल में उसी ने हमारी डूबती हुई नया को पार लगाया है और हमारी जान बचाई है। अगर यह कड़वा सच है तो फिर मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं किस मुंह से दुनिया को अपना चेहरा दिखाऊंगी? उनके दिमाग के पर्दे पर पिछले कुछ दिनों की एक एक घटना किसी फिल्म की तरह तेजी से घूमने लगी। वो सारे अपमानजनक ताने, वो जलील करने वाली बातें और वो अथाह नफरत जो उन्होंने हर पल आरव के ऊपर उड़ानी चाहिए थी। यह सोचते ही उनका गला बुरी तरह सूख गया और सांस अटकने लगी। फिरोज साहब, आप सच में मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? क्या वाकई उस आरव ने हमारी जान बचाई है? गायत्री ने अपनी आंखें फाड़कर अविश्वास की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए पूछा। डर और पछतावे के मारे उनके होंठ बुरी तरह फड़क रहे थे। उनकी आवाज से वो पुराना घमंड और अकड़ पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह सिर्फ एक अंतहीन डर और भारी प्रायश्चित ने ले ली थी। और भला इसके अलावा कौन सामने आता? फिरोज साहब ने बेहद संजीदगी और ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। उनकी हर बात में एक ऐसा भारी वजन था जो इस कड़वी सच्चाई की गवाही दे रहा था। उस बंद कमरे में मौजूद हर एक इंसान को अब यह शिद्दत से महसूस होने लगा था कि खेल पूरी तरह पलट चुका है। जिसे वो अपनी जिंदगी भर की भूल समझकर हमेशा पैरों तले कुचलते आए थे, असल में वही उनका एकमात्र मुक्तिदाता साबित हुआ था। नहीं, यह असंभव है, सरासर झूठ है यह। हमारी मुश्किल वक्त में मदद तो मयंक ने की थी, फिर वो बेकार और बेबस आरव। भला यह सब कैसे कर सकता है? जॉय आपे से बाहर होकर दहाड़ उठा। उसने झटके से अपना सिर हिलाया, मानो किसी भयानक भ्रम को झटकना चाहता हो। उसे अपने ही कानों पर जरा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था। मयंक ठाकुर? फिरोज साहब ने अपनी नजरों में असीम घृणा और हिकारत लाते हुए मयंक की तरफ देखा और तंज कसा। वो तो बस किसी रईस घराने का भटका हुआ और उखड़ा हुआ सा शख्स है। उसकी भला इतनी बिसात और औकात कहां है कि राणा परिवार जैसा रसूखदार खानदान उसके सामने अपने सिर झुका दे। कमरे में मौजूद हर एक शख्स की निगाहें बिजली की तेजी से घूमी और सीधे मयंक पर जाकर टिक गईं। एक पल के लिए मयंक का पूरा चेहरा शर्म, हया और बेबसी के मारे तमतमा उठा। उसने फौरन अपनी नजरें चुरा लीं और चुपचाप जमीन की तरफ देखने लगा। उसकी इस कायरता और खामोशी ने बिना कुछ कहे ही इस कड़वी सच्चाई पर मुहर लगा दी थी कि फिरोज साहब का हर एक लफ्ज 100% सच था। यह सब कैसे हो गया? क्या सचमुच मुझसे इतनी बड़ी और नाकाबिले माफी गलती हो गई? काव्या मन ही मन बुरी तरह बुदबुदा उठी। उसके पैरों तले की जमीन खिसक चुकी थी और उसके सामने फैला हुआ आसमान मानो गहरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। वो अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ होकर रह गई। उसके दिमाग सुन्न पड़ चुके थे और उसके कदम खुद ब खुद उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे जिधर कुछ ही पल पहले आरव गुस्से में बाहर निकला था। जब वो हाँफते हुए मुख्य गेट तक पहुंची तो उसने देखा कि आरव अपनी कार का दरवाजा खोलकर बस भीतर बैठने ही वाला था। वो अपनी सारी सुध बुध खोकर दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और झटके से उसकी बांह कसकर पकड़ ली। आरव, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। काव्या की आवाज हिचकियों और डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं हालात के दबाव में आकर बेहद नासमझी और जल्दबाजी कर बैठी थी। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि पर्दे के पीछे रहकर यह सब कुछ तुमने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए किया है। तुमने अकेले ही इस भारी मुसीबत का सामना किया, इतना सब कुछ सहा, लेकिन तुमने कभी खुलकर यह बात हमें बताई क्यों नहीं? जब सब कुछ तुमने बचाया था तो तुमने इस सच्चाई को साफ क्यों नहीं किया? वो दर्द से तड़पते हुए अपने होंठों को दांतों तले भींच कर बोली। उसके चेहरे पर आत्मग्लानि की गहरी रेखाएं उभर आई थीं। अगर मैं तुम्हें सच बता भी देता
तो उससे क्या बदल जाता? आरव ने बहुत धीमी गति से अपना सिर नफेसत से नफरत में हिलाया। उसके भीतर भावनाओं का कोई ऐसा कीमती हिस्सा था जो हमेशा के लिए टूट चुका था, और अब उसके दिल में वापसी की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तुम लोगों ने कभी मेरी किसी बात पर यकीन कब किया है? कम से कम तुम्हें मुझे तो इस सच से वाकिफ कराना चाहिए था, जबकि तुम जानते हो कि मैं। काव्या की आवाज रुंध गई। उसकी आंखों से बहते हुए बेकाबू आंसू अब उसके गालों को लगातार भिगो रहे थे। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी किसी बात पर भरोसा करती हो या नहीं करती हो। बस बहुत हो चुका, अब मुझे जाने दो और मेरा हाथ छोड़ो। आरव ने एक झटके के साथ अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। इस वक्त उसकी आंखों में काव्या के प्रति कोई अपनापन नहीं था, बल्कि वो उसके लिए महज एक अजनबी की तरह थी। वो औरत बिल्कुल नहीं जिसके साथ उसने कभी अपना हंसी खुशी का घर बसाया था। आखिर तुम चाहते क्या हो आरव? तुम्हारी असल जिद क्या है? काव्या अपनी भावनाओं पर से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो बैठी और ऊंचे स्वर में चिल्ला उठी। तुम हर बात पर इतने ज्यादा आक्रामक और जल्दबाज क्यों हो जाते हो? क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि तुम्हारे अपने भीतर भी कई कमियां और खामियां हो सकती हैं? तुमने बेतहाशा जाकर उन लोगों पर हाथ उठाया। अगर आज तुम्हारी किस्मत का साथ ना होता तो क्या तुम उस मुसीबत से जिंदा बच पाते? मैं तो सिर्फ यह चाहती हूं कि तुम थोड़ा मैच्योर बनो, समझदारी और सेंस से काम लो। क्या मेरी यह चाहत कोई बहुत बड़ा गुनाह है? हां, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। सारी गलती और कसूर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही था। वो थप्पड़ तो मुझे ही पड़ना चाहिए था, है ना? बाकी सब तो एकदम दूध के धुले हैं। आरव पूरी तरह बर्फ जैसे ठंडे और व्यंग्य भरे लहजे में बोला। मैं असल में यह सब। काव्या कुछ और कहना चाहती थी, मगर उसके मुंह से आगे के शब्द अचानक गायब हो गए। एक पल के लिए उसे अपनी बात पूरी करने के लिए एक भी ढंग का लफ्ज नहीं सूझा। तुम अपनी जिंदगी में हमेशा से ऐसी ही जिद्दी और खुदगर्ज रही हो काव्या। आरव की आवाज में अब गुस्से से कहीं ज्यादा एक गहरी और असीम थकान झलक रही थी। उसके लहजे में कोई उफान नहीं था, बस एक वीराना खामोशी थी। तुम हमेशा खुद को ही सही मानती आई हो। जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा मौका आया जब दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था। तुम्हें बस थोड़ा सा ठहर कर सोचना था, थोड़ी सी पड़ताल करनी थी, और सारा सच तुम्हारे सामने होता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही सुनना और मानना था जो तुम्हारी अपनी सोच के अनुकूल हो। यही वजह है कि आज भी इस मोड़ पर आकर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा करने की तनिक भी हिम्मत नहीं हुई। वो एक पल के लिए वहीं ठिठका, मानो बीते हुए सालों के अनगिनत कड़वे अनुभवों का भारी भरकम बोझ एक ही सांस में अपने सीने से उतार रहा हो। कभी इस बात पर ध्यान दिया है तुमने? तुम हमेशा अपनी ही बनाई हुई काल्पनिक दुनिया की कैदी बनकर रहती हो। जो भी इंसान तुम्हारे थोड़े करीब आने की नेकनीयत से कोशिश करता है, तुम अपनी उस शख्सियत से उसे कोसों दूर धकेल देती हो। मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने तुम तक पहुंचने और हमारे रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन अब मेरे अंदर और आगे सहने की ताकत नहीं बची। उसने अपनी छाती से एक बहुत गहरी और लंबी सांस बाहर छोड़ी। आज जो कुछ भी हुआ, यह आखिरी और अंतिम बार था जब मैंने तुम्हारी या तुम्हारे परिवार की मदद की है। तुम्हारी आगे आने वाली इस पूरी जिंदगी के लिए मेरी तरफ से तुम्हें ढेरों शुभकामनाएं। बस इतना कहकर आरव ने बिना एक पल गंवाए अपनी कार का दरवाजा बंद किया, और अगले ही पल उसकी गाड़ी उस सूने रास्ते पर धूल उड़ाती हुई नजरों से ओझल। हेलो दोस्तों, कहानी में अब जो होने वाला है उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्केलेटन एआई लैब को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। काव्या उस वीरान और सुनसान सड़क के बीचों बीच अकेली खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी निगाहें उस दिशा में टिकी थीं जिधर से कुछ पल पहले आरव की कार
धूल उड़ाती हुई ओझल हुई थी। समय जैसे उस बिंदु पर आकर पूरी तरह थम गया हो और हवा की हर एक सरसराहट में उसके अकेलेपन का मजाक उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो काफी लंबी अवधि तक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाई, मानो उसके पैरों में किसी ने सीसा डाल दिया हो। मुझे माफ कर दो आरव, मैं दिल से तुमसे माफी मांगती हूं। उसके होंठ फड़फड़ाए और वो खुद से ही टूटती हुई आवाज में बड़बड़ा उठी। मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हालात इस मोड़ पर आ जाएंगे। उसकी आंखों से अब तक रोके हुए आंसुओं का एक ऐसा सैलाब फूट पड़ा जिसे बांध भी नहीं रोक सकता था। मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी में खूब नाम कमाओ, बुलंदियों को छुओ। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी तरक्की देखना था। सच कहूं तो मुझे इस बात का आभास तक नहीं था कि तुमने अकेले ही इन तूफानों का सामना किया है, शुरुआत से लेकर आज तक, उस तलाक के बदनसीब दिन से लेकर इस रात तक। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी ही थी। मैंने ही हर कदम पर गलत फैसला लिया। वो बीच में एक पल के लिए ठिठकी। उसके भीतर उठने वाले पछतावे का ज्वार इतना तीव्र था कि उसने अपने दोनों कांपते हाथों से अपने चेहरे को कसकर ढक लिया, मानो वो इस दुनिया की नजरों से खुद को छुपा लेना चाहती हो। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैंने अभिमान में आकर यह कह दिया था कि अब इस दुनिया में मुझसे कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता। लेकिन आज इस खामोश रात में कड़वी सच्चाई यह है कि एक इंसान ऐसा था जो हमेशा से मेरे साथ था, जिसका प्यार अटूट था, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम थे आरव। उसकी आवाज पूरी तरह भर्रा चुकी थी और उसके गले में रुलाई का एक ऐसा कांटा अटक गया था जिसे निगलना नामुमकिन था। मगर इसके बावजूद भी, क्या तुम जानते हो कि मैंने उस आखिरी पल में भी तुम्हें अपने पास रोकने की बजाय जाने क्यों जाने दिया? उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर एक बहुत लंबी कांपती हुई सांस खींची और फिर से उस सूनी सड़क की तरफ देखने लगी जहां से आरव जा चुका था। इसकी वजह यह है आरव, क्या तुम इस बात को कभी समझ नहीं पाए? वो इसलिए क्योंकि आज भी, इन तमाम कड़वाहटों के बाद भी, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। लेकिन अब उसके इस दिल चीर देने वाले इकरार को सुनने वाला वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उस पूरी सड़क पर केवल एक सन्नाटा पसरा हुआ था और रात का घना अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था, जो मानो अपने आगोश में काव्या को पूरी तरह निगलने के लिए ही तैयार खड़ा था। क्या काव्या के दिल से निकला हुआ यह छुपा हुआ सच कभी आरव तक पहुंच पाएगा? क्या वक्त के थपेड़ों से बिखर चुका यह टूटा हुआ रिश्ता कभी दोबारा जुड़ सकेगा? या फिर इस कहानी के पन्नों पर अब बहुत देर हो चुकी है और जुदाई का यह अंधकार हमेशा के लिए छा चुका है? घर का मुख्य दरवाजा एक भारी और डरावनी गूंज के साथ भीतर की तरफ खुला। काव्या के कदम पूरी तरह लड़खड़ा रहे थे और वो किसी मरे हुए जिस्म की तरह घिसटते हुए अंदर दाखिल हुई। उसके शरीर से टपकती खून की गर्म बूंदें फर्श पर लगातार गिर रही थीं, लेकिन उसके जिस्म पर लगे उस गहरे जख्म का उसे जरा भी होश या एहसास नहीं था। उसकी सूनी और बेजान आंखें कमरे की बेजान दीवार पर फिक्स होकर रह गई थीं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा पीछे से बंद किया और सीधे फर्श पर ही बेसुध होकर बैठ गई। आरव की आंखों में तैरती हुई वो बेइंतहा निराशा और उपेक्षा भरी नजर उसे बार बार याद आ रही थी। वो नजर किसी भी तेज धार वाले हथियार से कहीं ज्यादा गहरी और रूह को चीर देने वाली थी। उसके दिल के दरवाजे पर अब यह कड़वा सच पूरी तरह दस्तक दे चुका था कि वो दोनों जिंदगी के ऐसे मुंह पर आ खड़े हैं जहां से पीछे लौटने का कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा है। उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, आखिर मुझे हासिल क्या हुआ इस अंधी दौड़ में शामिल होकर? मेरी नजरों में तो मेरा करियर ही सब कुछ था, मेरी दुनिया थी। मैंने अपनी बुलंदी का रास्ता बनाने के लिए अपने अपनों को, हर रिश्ते को कुर्बान कर दिया। मगर आज इस तन्हाई में मुझे समझ आ रहा है कि जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जो इस कामयाबी और करियर से भी कहीं ज्यादा बड़ी और कीमती होती हैं। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी है। अब इस पछतावे का कोई भी फायदा नहीं है। तभी अचानक गायत्री ने जोर से दरवाजा धकेलते हुए अंदर कदम रखा। उनकी तेज और चुभती हुई आवाज ने उस कमरे के सन्नाटे को एक झटके में चीर कर रख दिया। बेटी काव्या,
मैंने अभी अभी बाहर पड़ोसियों से यह खबर सुनी है कि वो चौधरी लड़का ही असल में वो शख्स था जिसने मिस राणा पर हाथ उठाया था और फिर अपनी जान की बाजी लगाकर राणा परिवार को हमारे सामने झुकने पर मजबूर किया और हमें माफी दिलवाई। असल में वो शुरुआत से लेकर आखिर तक अपनी कोई शातिर गंदी चालें ही चल रहा था। जॉय ने फौरन गायत्री की बात में अपनी आवाज मिलाते हुए तंज कसा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप मां। यह आरव बस समाज में अपना नाम चमकाने के लिए और खुद को हीरो साबित करने के लिए इतनी नीच और घटिया हरकतें कर गया है। शुरुआत में तो उन सबको ऐसा लगा था कि शायद आरव के हाथ कोई बहुत बड़ी ताकत या रसूख लग गया है, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि आरव ने सिर्फ कुछ तिकड़म और धोखेबाजी के दम पर राणा परिवार को कोने में धकेल दिया था। यही वजह थी कि अब उनके मन से आरव का बचा कुचा डर पूरी तरह गायब हो चुका था और उनकी अकड़ वापस लौट आई थी। काव्या ने अपनी गर्दन तक मोड़े बिना एकदम उदासीन भाव से जवाब दिया। उसकी आवाज पूरी तरह सपाट, बेरंग और बेजान थी। मां प्लीज, क्या आप सब लोग यहां से बाहर जा सकते हैं? मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अकेले रहना है। इस चौंकाने वाली खबर पर भी उसके चेहरे पर मांसपेशियों की कोई भी हलचल नहीं हुई। ना तो उसके माथे पर गुस्से की कोई शिकन आई और ना ही आंखों में कोई हैरानी। वहां सिर्फ एक अथाह और डरावना खालीपन पसरा हुआ था। गायत्री ने तौहीन भरे लहजे में अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, अरे बेटी, हमने अगर उस आरव को थोड़ा बहुत गलत समझ भी लिया तो इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर गलती तो उसी की थी ना। वो तो बस अपने द्वारा किए गए गुनाहों और गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। हम भला उसके किसी भी एहसान के जरा भी देनदार नहीं हैं। काव्या ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां गुस्से और घुटन से इतनी जोर से भींच लीं कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसकी रूंधी हुई आवाज में अब एक खतरनाक और पैनी धार उतर आई थी। मेरे जिस्म और दिमाग को बहुत थकान हो रही है मां, प्लीज आप सब यहां से बाहर जाइए। गायत्री ने काव्या के इस अजीब और रूखे बर्ताव पर चिढ़ते हुए अपना मुंह फेर लिया। लेकिन बेटी, तू मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना, मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दो। काव्या अचानक आपे से बाहर होकर चीख पड़ी। उसके उस अचानक फूटे हुए भयानक गुस्से को देखकर गायत्री एक पल के लिए सहम गई और चुप हो गई। इसके बाद वो बड़बड़ाते हुए कमरे में मौजूद बाकी लोगों को साथ लेकर तुरंत बाहर निकल गईं और बाहर से दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर गैलरी से किसी की दबी हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। किसने सोचा था कि इस पूरे मामले के पीछे सबसे बड़ा और अहम योगदान उसी आरव का होगा, और इस साजिश के खेल में जिस एक शख्स ने हम सबको सबसे ज्यादा चौंकाया और बेनकाब किया, वो असल में ठाकुर साहब थे। अरे इन रईसजादों की अकड़ तो देखिए, कैसे हमें अपनी उंगलियों पर नचाते आए हैं। अच्छा हुआ कि हमने इन वक्त पर उस आरव से मदद की भीख नहीं मांगी, वरना ये लोग तो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। भीड़ के बीच से एक और कड़वी और चिड़ी हुई आवाज गूंज उठी। गायत्री ने अपनी मक्कारी भरी फितरत दिखाते हुए तुरंत बात को संभाला और दबे स्वर में बोली, और जहां तक मयंक ठाकुर की बात है, माना कि वो काव्या की मोहब्बत में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे पाने के लिए उसे अनगिनत झूठ और मक्कारियों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अगर तार्किक रूप से सोचा जाए तो जो शख्स किसी के प्यार में अपनी जान तक की बाजी लगाने से पीछे न हटे, असल जिंदगी में साथ निभाने के लायक तो वही इंसान होता है। तुम सबको उस मयंक से कुछ सीख लेनी चाहिए। बस फिर क्या था, उस कमरे का माहौल पल भर में बदल गया। जिन लोगों की जुबान पर कुछ पल पहले तक मयंक को कोसने और गालियां देने के अल्फाज थे, वही अब उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए उसे सिर आंखों पर बिठाने लगे। सबसे अजीब और विडंबना यह थी कि उस कमरे में मौजूद कई लोग इस पूरी तरह से बेतुकी और मतलबी बात से पूरी तरह सहमत भी नजर आ रहे थे। उस कमरे के भीतर अब एक सन्नाटा सा छा गया था, जो किसी बड़े तूफान के थमने के बाद का वीरान मंजर बयां कर रहा था। काव्या अपने पलंग के कोने पर गुमसुम बैठी हुई थी और उसकी खाली खाली निगाहें सामने वाली बदरंग दीवार पर बेजान होकर टिक गई थीं। 1 मिनट का लंबा वक्त गुजर गया।
फिर दूसरा मिनट भी बीत गया, लेकिन उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। वो मानो किसी पत्थर की मूरत बन चुकी थी। उसे खुद इस बात का कोई एहसास नहीं हुआ कि आखिर कब उसका पहला गर्म और नम आंसू उसकी पलक के छोर को छोड़कर उसके फीके गाल पर फिसल आया। उसे इस बात की सुध तक नहीं थी कि कब उसके कमजोर होते कंधे सिहरन से कांपने लगे और उसके दिल के भीतर भावनाओं का सालों से रुका हुआ बांध अचानक एक ही झटके में टूट गया। उसने अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और घुटनों के बीच सिर गड़ाकर फूट फूट कर रो पड़ी। जब उसकी कंपनी पर बर्बादी का संकट मंडरा रहा था, तब उसने अपनी आंखों से एक कतरा आंसू तक नहीं बहाया था। जब किसी ने उसे भरी महफिल में सरेआम जलील किया था, तब भी उसकी आंखें पूरी तरह सूखी रही थीं। जब उसके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटे, तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। लेकिन आज वो पहली बार अपने जीवन के इस मोड़ पर इतने टूटे हुए और बिखरे हुए दिल से रोई थी। उधर दूसरी तरफ राणा विला का आलीशान और विशाल माहौल किसी खौफनाक दुस्वप्न या श्मशान की तरह डरावना महसूस हो रहा था। मित्रवंदा राणा अपनी आलीशान मोटर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर बेबस बैठी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इतनी ताकत और गुस्से से आपस में जकड़ रखा था कि उसके हाथ थर थर कांपने लगे थे। उसकी आंखों के भीतर नफरत और इंतकाम के अंगारे सुलग रहे थे। अपने दांतों को बुरी तरह आपस में पीसते हुए उसने अपने पिता की तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोली, पापा, हमारे इस खानदान ने यानी राणा परिवार ने अपने इतिहास में कभी इतनी बड़ी जिल्लत और बेइज्जती का सामना नहीं किया है। लेकिन आप उस आरव नाम के इस छोकरे को मामूली मत समझिए। अगर उससे मुकाबला करना है तो हमें पूरी कूटनीति और मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा, वरना हमारा हर दांव उल्टा पड़ सकता है। मित्रवंदा की उस कांपती हुई आवाज में जहर से भरी हुई नफरत साफ तौर पर झलक रही थी। क्या दस्तूर साहब के पास वो मायावी और गुप्त विद्याएं नहीं हैं? आप क्यों नहीं उन पर दबाव डालते कि वो आरव के खिलाफ अपनी सबसे ताकतवर और अचूक विद्या का इस्तेमाल करें? वो सिर्फ एक साधारण और ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट भर नहीं है, वो खतरनाक जहरों का भी बेताज बादशाह है। आपको तो अच्छी तरह इल्म है कि मैंने राठौड़ खानदान पर जो अचूक जहरीली विद्या आजमाई थी, उसने उसे भी एक झटके में तोड़कर रख दिया। फिलहाल मेरी अपनी हालत ऐसी है कि मैं अकेले अपने दम पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मित्रवंदा की उन खूंखार आंखों में एक बहुत ही खतरनाक और शातिर चमक तैर रही थी। तो फिर ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प बचता है? जब तक मैं अपने हाथों से उस शख्स के बदन के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देती, तब तक मेरे कलेजे की आग और मेरा गुस्सा शांत नहीं हो सकता। इंद्रजीत राणा ने अपनी उन मटमैली आंखों को धीरे से सिकोड़ा। उनका पूरा लहजा बेहद शांत, नपातुला और अंदर से जहरीले नाग जैसा खतरनाक था। इतनी जल्दबाजी और बेवकूफी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। बस कुछ दिनों का सब्र और संयम रखो। मैंने तुम्हारे भाई को इस सब की खबर दे दी है। अपने सभी जरूरी बिजनेस कॉन्टैक्ट्स और पेंडिंग कामों को समेटकर वो जल्द ही मुंबई पहुंचने वाला है। वही इस अपमान का बदला उस आरव से लेगा। वो छोकरा चाहे कितना भी ताकतवर और फरेबी क्यों ना हो, तुम्हारे भाई के सामने उसकी एक नहीं चल पाएगी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इंद्रजीत के इस छिपे हुए और असली गुस्से के केंद्र में और कोई नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा रुद्र राणा था। यह नाम सुनते ही मित्रवंदा के झुलसे हुए चेहरे पर एक बेहद खौफनाक और अस्वाभाविक सी मुस्कान तैर गई। रुद्र बचपन के शुरुआती दिनों से ही मार्शल आर्ट्स की सबसे कठिन और खतरनाक शैलियों की तालीम हासिल करता आ रहा था। महज 15 साल की कम उम्र में ही उसने मुंबई शहर के तमाम बड़े बड़े और नामी गिरामी चैलेंजर्स को धूल चटा दी थी, और जैसे ही उसकी उम्र 18 साल की हुई, उसने प्रतिष्ठित शिलादुर्ग में एंट्री ले ली थी। वहां उसने कमलेश और लंकेश जैसे खूंखार और दिग्गज उस्तादों के साए में रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी। आज 25 साल की जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही रुद्र देश के शीर्ष रैंक के महारथियों में शुमार हो चुका था और देश के 10 सबसे खतरनाक युवा योद्धाओं की उस खौफनाक सूची में उसका नाम शान से शामिल था।
मित्रवंदा अचानक पागलों की तरह बेतहाशा हंस पड़ी। बहुत ही उम्दा। फिर तो मैं उस आरव को अपनी जिंदगी के कुछ दिन और मजे से जीने की मोहलत देती हूं। जिस दिन हमारे भाई साहब मुंबई लौट कर आएंगे, उस दिन वो शख्स मौत के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए गिड़गिड़ाएगा। मित्रवंदा की नजरों में उसका भाई किसी फरिश्ते या भगवान से कम नहीं था। उसके अंतर मन में एक खौफनाक आवाज गूंजी। भाई साहब के लिए इस छाती पर हाथ मारना और उस आरव जैसे मामूली से मार्शल आर्टिस्ट का कचूमर निकालना बाएं हाथ का खेल भर है। वो तो पल भर में उस डीठ की चटनी बना डालेंगे। तभी दस्तूर साहब ने अपनी भारी, रसूखदार और गंभीर आवाज में दखल देते हुए कहा, राणा साहब, अगर रुद्र सचमुच लौट कर आ रहा है तो अब हमें उस आरव जैसे छुटकैये से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा असली और मुख्य निशाना सिर्फ और सिर्फ राठौड़ खानदान होना चाहिए। अमरकल्प प्रोजेक्ट का बिजनेस और प्रोडक्शन इस वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमारी तरफ से हमला करने का यही सबसे मुफीद वक्त है। देखा जाए तो वो आरव तो रास्ते का सिर्फ एक मामूली सा कंकड़ था जिसे जब चाहे कुचला जा सकता है। असली और खतरनाक कांटा तो असल में नताशा राठौड़ है, और अब इंद्रजीत इन दोनों को एक साथ जड़ से मिटाकर रख देंगे। कमरे के भीतर एक भारी और खौफनाक सन्नाटा छा गया, जो आने वाले किसी बहुत बड़े और भयानक तूफान का स्पष्ट इशारा दे रहा था। उधर दूसरी तरफ उस रात का मंजर बिल्कुल जुदा था। कांच का एक भारी और मोटा गिलास जोर से लकड़ी की मेज पर आकर टकराया। एक गिलास खाली हुआ, फिर फौरन दूसरा खाली हुआ, और फिर ताबड़तोड़ तीसरा भी खाली हो गया। आरव बिना किसी रुके, बिना किसी हिचकिचाहट के धड़ाधड़ शराब के पैग गटकता जा रहा था। उस मेडिकल सेंटर की उस गहरी और सुनसान रात में वो अपने भीतर के तनाव को पूरी तरह नशे के समंदर में डुबो देना चाहता था। मानो वो अपनी छाती के अंदर सुलगती हुई उस बेनाम आग को शराब के इन घूंटों से बुझाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त न तो कोई गुस्सा नजर आ रहा था और न ही किसी दर्द की परछाई। वहां सिर्फ और सिर्फ एक भयानक मखमली खामोशी छाई हुई थी। लेकिन उसके बार बार कांपते हुए हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अपने भीतर दबे हुए किस ज्वार को दबाना चाहता था। डॉक्टर साहब, कृपया दरवाजा खोलिए। अचानक बाहर से किसी की बहुत तेज और घबराहट से भरी हुई चीख गूंज उठी। उस मेडिकल सेंटर का सुन्न सन्नाटा इस अचानक हुए हमले से चूर चूर हो गया। आरव की फैली हुई आंखें झटके से खुलीं और वो एक ही झटके में अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसके सिर पर सवार नशे का खुमार उस चीख को सुनते ही पल भर में काफूर हो चुका था। उसने अपने भारी और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर तेजी से दरवाजा खोल दिया। सामने मुंडेर पर दो अनजान लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक लड़की ने सिर से पांव तक पूरी तरह सफेद लिबास पहन रखा था, जिसका चेहरा बेहद सादा और किसी मासूम फरिश्ते जैसा लग रहा था। वहीं दूसरी लड़की ने एक चुस्त काला बॉडी सूट पहन रखा था, जिसके टाइट कपड़े उसके जिस्म की कसी हुई बनावट और फौलादी कसावट को साफ बयां कर रहे थे। उसके तीखे नए नक्श और चेहरे की कठोरता दूर से ही चीख चीख कर कह रही थी कि वो कोई साधारण या कमजोर लड़की नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और दबंग महिला योद्धा है। लेकिन इस वक्त वो मौत के मुंह के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी। उसके पेट के घाव से लगातार गर्म खून रिस रिस कर नीचे जमीन पर टपक रहा था। उसका पूरा चेहरा किसी मोम की तरह पीला पड़ चुका था और उसके सूखे हुए होंठ बुरी तरह फड़क रहे थे। उस सफेद कपड़ों वाली लड़की की आवाज डर और लाचारी के मारे बुरी तरह कांप रही थी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, मेरी दोस्त बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। उसे फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी की जरूरत है। प्लीज बचाइए इसे। आरव ने बिना एक पल गंवाए तुरंत अपने कदम पीछे हटाए और उन्हें भीतर आने का रास्ता दिया। मैं ही इस सेंटर का डॉक्टर हूं, आप दोनों फौरन अंदर आ जाइए। उसने एक बहुत लंबी और भारी राहत की सांस ली और अपनी घायल साथी की तरफ मुड़कर बोली, अदिति जल्दी करो, अंदर चलो। लेकिन वो काले कपड़ों वाली घायल लड़की यानी अदिति अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने अपनी दर्द से सुन्न होती आंखों से आरव को ऊपर से नीचे तक घूरा
अपनी नाक नफरत से सिकोड़ी और दर्द के बावजूद अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। ठहरो अन्विता, जरा वहीं रुको। अदिति ने फुसफुसा। हेलो दोस्तों, कहानी में अब जो होने वाला है उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अपना प्यार जरूर दिखाएं। इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल स्केलेटन एआई लैब को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक भी एपिसोड मिस न करें। अब चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। हुए कहा, इसके पूरे वजूद से तेज शराब की बदबू आ रही है। यह शख्स कोई डॉक्टर नहीं बल्कि कोई आवारा शराबी मालूम पड़ता है। मैं अपनी इस जान को इस शराबी के हाथों में सौंपने का जोखिम कभी नहीं उठा सकती। अन्विता माथुर के माथे पर चिंता और परेशानी की गहरी लकीरें और ज्यादा गहरी हो गईं। उसने घबराहट में अदिति का हाथ कस कर पकड़ लिया और बोली, पागल मत बनो अदिति, तुमने अपने जिस्म का बहुत सारा खून बहा दिया है। अगर तुम्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला तो तुम सचमुच दम तोड़ दोगी। अदिति के जबड़े गुस्से और दर्द से बुरी तरह भींच गए। उसने अपने पेट के घाव को अपने ही हाथ से और ज्यादा जोर से दबा लिया ताकि खून का बहना कुछ कम हो सके। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर और इस दर्द को बर्दाश्त कर लूंगी जब तक हमारा अपना बैकअप यहां तक पहुंच नहीं जाता। और वैसे भी उसने एक बार फिर आरव की तरफ नफरत और शक की निगाहों से देखा। मैं अपनी जिंदगी की भीख किसी नशेड़ी और शराबी के रहमो करम पर हरगिज नहीं छोड़ूंगी। वो चोट कोई मामूली खरोंच नहीं थी बल्कि ऐसी घातक इंजरी थी जिसे देखकर बड़े बड़े अनुभवी सर्जन और डॉक्टरों के भी माथे पर पसीने की बूंदें आ जातीं। और यहां हालात यह थे कि वो तथाकथित डॉक्टर खुद शराब के नशे में धुत उनके सामने खड़ा था। आरव के गले से एक बहुत ही ठंडी, सपाट और बेपरवाह आवाज निकली। वैसे तो मुझे बीच में बोलने की कोई आदत नहीं है, लेकिन मैं अपनी डॉक्टर होने की जानकारी के आधार पर साफ कह रहा हूं कि तुम जिस बैकअप के आने का इंतजार कर रही हो उसे यहां तक पहुंचने में कम से कम 30 मिनट का वक्त और लगेगा। अदिति झुंझलाहट और गुस्से से फुफकार उठी। तुम्हें भला इससे क्या मतलब कि हमारा बैकअप कब आएगा और कब नहीं? आरव ने अपने कंधों को बहुत लापरवाही से उचकाया। बहुत बड़ा फर्क है मैडम, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। जितना खून तुम अब तक गंवा चुकी हो उसके हिसाब से इस 30 मिनट के अंदर तुम्हारी लाश यहां से उठेगी। तुम जिंदा नहीं बचोगी। मन ही मन आरव ने सोचा, ये किस आफत को मैंने अपने गले लगा लिया? शरीर से लगातार खून फव्वारे की तरह बह रहा है और साहिबा को इस हालत में भी अपना एटीट्यूड और नखरे दिखाने की पड़ी है। सरासर पागलपन है ये। अदिति दर्द और गुस्से से तिल मिलाते हुए फुफकारी। तुम अपने दिल में क्या समझते हो अपने आप को? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन डरावनी धमकियों से डर जाऊंगी? मैं तुम जैसे फरेबी और फ्रॉड लोगों की असलियत बहुत अच्छी तरह जानती हूं। आरव ने अपने हाथों को हवा में ऐसे झटक दिया मानो वो किसी बिन बुलाई मक्खी को उड़ा रहा हो। तुम लोग मेरी बात मानो या ना मानो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इस लड़की को मरना ही है तो कम से कम मेरे इस क्लिनिक की दहलीज पर अपनी जान मत गंवाओ। मैं अपने सेंटर के बाहर किसी का कचरा साफ करने नहीं बैठा हूं। इतना कहकर उसने सीधे आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। आदित्य ने गुस्से से अपनी उंगली उठाते हुए तंज कसा। तुम असल में, लेकिन अपनी बात को पूरा करने से पहले ही उसके पेट के भीतर दर्द का एक ऐसा भयानक और तीव्र ज्वार उठा कि उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। उसके मुंह से खून का एक गर्म थक्का छिटक कर सीधे फर्श पर जा गिरा। आरव ने बिना एक पल गंवाए दरवाजा तोड़ा और जोर से धकेल दिया। तुम्हारी जो मर्जी हो, यहां करो या बाहर जाकर मरो, मुझे कोई परवाह नहीं। यह देखकर अन्विता घबराकर तेजी से लपकी और सीधे दरवाजे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। रुकिए डॉक्टर साहब, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। उसकी आवाज खौफ और लाचारी के मारे बुरी तरह कांप रही थी। साहब, मानती हूं कि इसका मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन अदिति की हालत। अदिति ने दर्द के बावजूद जोर से खांसते हुए उसे रोका। अन्विता,
तुम इस शराबी और बदतमीज इंसान के सामने क्यों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही हो? अगर मैं इस हालत में दम भी तोड़ दूंगी तब भी मैं इस डीठ इंसान से अपना इलाज हरगिज नहीं करवाऊंगी। आरव ने अपनी एक भौं को ऊपर उचकाया और उपेक्षा भरे लहजे में बोला, देखिए मैडम, बात ऐसी नहीं है कि मैं इस घायल लड़की की जान बचाना नहीं चाहता। समस्या यह है कि खुद इसी साहिबा ने मेरे हाथों अपना इलाज करवाने से साफ इनकार किया है। इसके बाद उसने थोड़ा मुड़कर अदिति की तरफ देखा और तंज कसा, वैसे अगर भगवान की कृपा से यह इस खतरनाक चोट से बचकर निकल गई तो एक बार इसके मानसिक संतुलन का चेकअप जरूर करवा लेना। शायद इसी वजह से ये ऐसे पागलों जैसी हरकतें बार बार कर रही हैं। कमीने इंसान। अदिति गुस्से और तकलीफ से बिलबिला उठी। वो झटके से अपनी जगह पर उठी और आरव को 2-4 खरी खोटी सुनाने ही वाली थी कि अचानक उसके दोनों पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के सामने पूरी दुनिया में घना अंधेरा छा गया और वो बिना किसी संभाल के सीधे बेजान होकर फर्श पर ढेर हो गई। उस पूरे कमरे में एक पल के लिए भारी और डरावना सन्नाटा पसर गया। अदिति! अन्विता घबराहट के मारे चीख पड़ी। वो तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठी और अपनी बेहोश दोस्त को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके भीतर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे संभाल सके। वो फफक फफक कर रोते हुए मुड़ी और आरव के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ने लगी, प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, अदिति की जान बचा लीजिए। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जितना कहेंगे मैं सारा खर्च चुका दूंगी। बस किसी तरह इसे मौत के मुंह से खींच लीजिए। उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह निकली थी। आरव कुछ पल तक पूरी तरह खामोश और पत्थर की मूरत की तरह खड़ा रहा। फिर उसने अपने सीने से एक बहुत लंबी और गहरी सांस बाहर छोड़ी और नफीसत से अपना सिर हिलाया। चलो ठीक है, तुम्हारी इस सच्ची लाचारी को देखकर मैं इस बार इसकी जान बचा देता हूं। उसने आगे बढ़कर फुर्ती से अदिति का कॉलर पकड़ा, उसे एक झटके में हवा में उठाया और सीधे पास पड़े मेडिकल बेड पर लाफ कर पटक दिया। अन्विता ने अपनी सूनी और शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए हिदायत दी, अब इसके सारे कपड़े हटाओ ताकि जख्म साफ किया जा सके। आरव तुरंत अपनी जगह से मुड़ा और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रे की तरफ बढ़ते हुए बोला, ठीक है, मैं फौरन इसका खून रोकता हूं। मुश्किल से कुछ ही मिनट बीते होंगे कि अन्विता ने हड़बड़ाहट में अदिति के सारे बाहरी कपड़े उतार दिए। आरव जैसे ही सर्जिकल ट्रे लेकर वापस पलटा, उसके कदम जमीन पर अचानक जम गए और उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गईं। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। अरे भगवान, इसने तो इस लड़की के बदन से पूरे ही कपड़े हटा दिए। क्या यह पगली हो गई है? आरव ने हड़बड़ाहट में झटके से कहा, अरे मैडम, मैंने सिर्फ जख्म देखने और पट्टी करने को कहा था, पूरी तरह निर्वस्त्र करने को नहीं। कम से कम अंदर के जरूरी कपड़े तो रहने देती। अन्विता का पूरा चेहरा शर्म और झेंप के मारे गुस्से की तरह लाल हो गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से तुरंत अदिति को उसके कपड़े वापस पहना दिए। वो इस कदर घबराई हुई थी कि डॉक्टर के निर्देश का गलत मतलब निकाल बैठी थी। गनीमत यह थी कि इस वक्त अदिति गहरी बेहोशी की हालत में थी, वरना यह वाकया उनके लिए बेहद अजीब और असहज स्थिति पैदा कर देता। आरव ने मन ही मन एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। हालांकि एक सतही नजर में ही वो यह ताड़ चुका था कि सामने बेहोश पड़ी उस औरत का जिस्म बेहद कसा हुआ और भरा पूरा है, लेकिन उसने अपने सारे ख्यालों को झटक कर अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पर केंद्रित कर दिया। अदिति के पेट पर लगा हुआ वो घाव वाकई बहुत गहरा और गंभीर था, लेकिन आरव के हाथ किसी दक्ष मशीन की तरह बिना रुके तेजी से चल रहे थे। चंद मिनटों के भीतर ही उसने उस नासूर जैसे जख्म को बड़े करीने से सिल दिया और ऊपर से साफ सुथरी मरहम पट्टी कस दी। लो भाई, अब यह खतरे की सीमा से पूरी तरह बाहर है। आरव ने अपनी मेज से प्रिस्क्रिप्शन पैड उठाया और तेजी से दवाइयां लिखने लगा। कुछ ही दिनों में इसका यह जख्म पूरी तरह भर जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अन्विता की आवाज में इस वक्त एक गहरी और सुकून भरी राहत चमक रही थी। तो दोस्तों, मौत के मुंह से खींचकर आरव ने आखिरकार अदिति की जान तो बचा ली है, लेकिन क्या इन दोनों अजनबी लड़कियों का आना
आरव की शांत जिंदगी में कोई नया तूफान लेकर आएगा? और क्या राणा परिवार का यह खौफनाक बदला आरव तक पहुंच पाएगा? आज का यह रोमांचक एपिसोड यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। ऐसे ही जबरदस्त और सस्पेंस से भरे एपिसोड्स लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मुलाकात होगी बहुत जल्द इस कहानी के अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।